Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो ESDAR अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। और आपको याद होगा कि पिछले टर्न पर हम लोग ने जो भी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसको कैसे स्टडी किया जाए, और कोई भी जो अभी हमारे हाथ में एक डेटा सेट आता है उसमें से वैल्यूज़ किस वैल्यू के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है उसके बारे में बात करी थी। और इसी में हमने बहुत सारे ऑप्शंस की बात करी थी। हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन की बात करी थी, हम लोगों ने पार्टीशन की बात करी थी, हम लोगों ने मीडियन की बात करी थी। तो उसी लाइन ऑफ एक्शन पर हमारे पास कुछ और भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, और वो हमको डेटा के अंदर छुपी हुई एक स्पेसिफिक टेंडेंसी के बारे में बताते हैं। तो आज हम उसी लाइन पर मोड की बात करेंगे, MODE मोड, राइट। अब पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही आता है कि ये मोड हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और जैसा मैं आपको हरदम कहता हूँ कि अगर आपको मैं ये बता दूँ कि इस जो भी हमारा टूल है इसकी उपयोगिता कहाँ पर है, तो शायद आपको इस लेक्चर को सुनने में और समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। सपोज़ आपके कॉलेज में कोई एक फंक्शन हो रहा है और जिसमें वहाँ पे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए टी शर्ट मंगानी है। तो जैसा हम देखें ना, बहुत से फंक्शन में हमारी उनकी एक स्पेशल टी शर्ट्स होती हैं जिसमें आगे लिखा होता है उस फंक्शन का नाम और इत्यादि। तो उस तरह की अगर आप ध्यान दें, वो जो टी शर्ट हमारी होती है वो फंक्शन स्टार्ट होने के बहुत पहले से ऑर्डर हो जाती है। तो अब एक सवाल वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो सामने आता है कि हमको किस साइज़ की टी शर्ट्स मंगानी है, और वो साइज़ ऐसा होना चाहिए कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, और ये भी मुझे पता है कि हमारे पास कौन से पार्टिसिपेंट आएंगे इनका भी नहीं पता है, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा फंक्शन है, वो तो आज से कुछ समय के बाद होना है। और आपको 500, 1000, 2000 टी शर्ट्स का ऑर्डर करना होता है, जिसको मैन्युफैक्चर करने में और ऑर्डर को प्रोक्योर करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अब ये सवाल आता है कि हमारे पास सपोज़ कि टी शर्ट के कई सारे साइज़ होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज इत्यादि। तो इसमें से किस साइज़ की टी शर्ट को ऑर्डर किया जाए। अब इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से देखते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट की उम्र क्या है, और उम्र के हिसाब से, जैसा मैंने आपको पहले भी उदाहरण लिया था कि जब आप दुकान में जाते हैं और अगर दुकान वाले को कहते हैं कि आप उस कैंडिडेट की हमको उम्र बता दीजिए, तो अंदाजे से आपको एक साइज़ दे देता है, और यूजुअली आपने देखा है कि वह साइज़ आपको फिट आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपको ये पता करना है कि किस साइज़ की कितनी टी शर्ट्स हमको ऑर्डर करनी चाहिए। तो आपने देखा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं, सपोज़ वो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है कि उनकी उम्र 16 साल से लेकर के 20 साल 22 साल के बीच में हो। कैसे कि अगर हम कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात अगर करते हैं तो कुछ स्टूडेंट हमारे फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ सेकेंड ईयर में होंगे, कुछ थर्ड ईयर में होंगे, कुछ फोर्थ ईयर में होंगे, कुछ हमारे मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होंगे, एमटेक के होंगे, जो लोग बीटेक करने के बाद आए होंगे, और एमटेक करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो लोग पीएचडी कर रहे होंगे। तो ये सभी हमारे उस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम ये एक अंदाज़ा लगाते हैं कि जो भी हमारे वहाँ पे जो भी हमारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं उसमें से कम उम्र उनकी 16-17 साल से तो कम नहीं होगी, और मैक्सिमम उम्र उनकी 22-23 साल के से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक एजम्पशन है, राइट। हो सकता है कोई ऐसा कॉलेज हो जहाँ पर जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनकी उम्र इससे शायद ज़्यादा भी होती हो। तो अगर आपको बहुत केयरफुल रहना है तो आप 16 साल से लेकर 25 साल लोगों के बीच की आप टी शर्ट्स को आप ऑर्डर करना चाहेंगे। और ये भी आपको पता है कि उम्र के हिसाब से
टी शर्ट का साइज़ भी बदलता रहता है। अब आपको ये देखना है कि आपको किस साइज़ की कितनी टी शर्ट्स ऑर्डर करनी है और आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी हमारे पार्टिसिपेंट हमारे कैंपस में आते हैं और उनको टी शर्ट दी जाती है तो सभी को प्रॉपर्ली फिट आ जानी चाहिए। अगर फिट नहीं आएगी तो आपको पता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है और पूरा जो आपने फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में इतनी मेहनत करी होती है वो शायद लोगों का थोड़ा सम्मान खट्टा कर देती है। अब सवाल मेरा सिंपल सा ये है कि किस साइज़ की कितनी टी शर्ट्स हमको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। आप इसको कैसे देखोगे? एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम ये देखें कि चूँकि ये हमारा प्रोग्राम हर साल होता है तो पिछले साल हमारे पास किस तरीके के स्टूडेंट्स आए थे और उसमें हमारी किस तरह की टी शर्ट्स उनकी डिमांड में थी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे यंग स्टूडेंट्स होते हैं यूजुअली हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो अपने आप को बिल्कुल फिट रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए आप अगर कहें कि हम डबल एक्सेल या उससे भी बड़े साइज़ की अगर हम टी शर्ट ऑर्डर करें तो शायद ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे। और अगर हम स्मॉल साइज़ की करें तो भी शायद बहुत से स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे कि जिनकी हाइट बहुत कम है या जिनका वेट बहुत कम है, जिनका साइज़ बहुत कम है। यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी हमारे 18 से इस साल से लेकर के 20-22 साल के बच्चे या स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। तो अब आपको ये उम्मीद है कि ओके जो हमारा मीडियम साइज़ होता है, लार्ज साइज़ होता है, उसकी हमको ज़्यादा उम्मीद है कि वो उनको फिट आ जाएगा। और फ़र्क इतना है कि आपने अगर लार्ज साइज़ भी अगर 2-4 कम पड़ जाते हैं तो अगर कोई मीडियम वाला पहन लेगा तो उतना ऑड नहीं लगेगा। जबकि अगर आपने अगर स्मॉल साइज़ की टी शर्ट को ऑर्डर किया है और अगर किसी मीडियम या लार्ज साइज़ के स्टूडेंट को पहनना है तो शायद वो पहन भी नहीं पाएगा। तो ये सारे कंस्ट्रेंट आपके पास हैं। तो आप क्या करते हो, आप पिछले साल में देखते हो कि आपके पास किस तरह के पार्टिसिपेंट आए थे। आपने देखा कि ओके 16 से 17 साल तक के स्टूडेंट्स इतने आए थे, 17 से 18 साल के स्टूडेंट के बीच में इतने स्टूडेंट्स आए थे, 18 से 19 साल के बीच में इतने आए थे। उसी तरह से आपने उनकी एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर ली। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होगा, आपने उम्र के हिसाब से उनके क्लास इंटरवल बना दिए, 1 साल या 2 साल जो भी आपको ठीक लगता हो, और उसके अकॉर्डिंग आपने उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली कि अब आपको थोड़ा सा जो भी आपके सप्लायर होते हैं उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि 16 से 17 साल के बीच में, 17 से 18 साल के बीच में, 18 से 19 साल के बीच में जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं उनको क्या उनका एक्सपीरियंस है कि उनको किस तरीके की टी शर्ट आनी चाहिए, राइट। और उससे आप पूछ करके आपके पास जितने स्टूडेंट्स आए थे आप उसी के आसपास का नंबर आप उसको ऑर्डर करोगे। जैसे आपने कहा कि 18 से इसके जो 18-19 साल के हैं स्टूडेंट्स हैं उनको शायद मीडियम साइज़ ज़्यादा फिट आएगा, जो हमारे स्टूडेंट 19, 20, 21, 22 साल के हैं उनको लार्ज साइज फिट आएगा। तो इस तरीके से आपने उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। ओके, अब आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे एडजस्ट कर लिया है उनके टी शर्ट के साइज़ के अनुसार, और जो आपने अपने क्लास इंटरवल भी बनाए थे उसको भी आपने टी शर्ट की साइज़ के अनुसार एडजस्ट कर लिए कि आपने कर लिया कि 16 से 17 साल तक के लिए आपको उम्मीद है कि शायद उनको स्मॉल साइज़ आ जाए, से 17 से ऊपर के 18, 19, 20, 21 साइज़ के 20 साल तक के लोगों को शायद जो हमारा मीडियम साइज़ आ जाए, हो सकता है 20 साल, 21 साल, 22 साल के बीच में लोगों को लार्ज साइज़ आ जाए। ये आपने इन्फॉर्मेशन ले ली। अब आप क्या करोगे, आप उम्र के हिसाब से जो आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है आप सबको एक एक साइज़ अलॉट कर दोगे। ओके, तो अब आपके पास हर एक साइज़ की कितनी टी शर्ट की आपको आवश्यकता है वो आपको पता चल जाएगा। अब उसमें से आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ आपको टी शर्ट ऐसी मंगानी पड़ेंगी कि जो सभी को फिट आ जाएं। तो हो सकता है कि अगर आपको ये लगता है कि उस कॉलेज की कंडीशन के हिसाब से कि जिस तरह के पार्टिसिपेंट वहाँ पे आते हैं उनको शायद लार्ज साइज़ या जो मीडियम साइज़ आसानी से फिट आ जाएगा, तो आप जो भी आपको एक्स्ट्रा टी शर्ट लेनी वो आपने मीडियम साइज़ वाले कॉलम में उसको ऐड कर दिया। अब आपके पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल बन के आ गई। अब आप क्या करोगे, उस फ्रीक्वेंसी टेबल में देखोगे कि हर एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और जिस साइज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी आप उस साइज़ की ज़्यादा टी शर्ट ऑर्डर करोगे, और जिस साइज़ की आपकी टी शर्ट्स उम्मीद करते हैं कि कम इस्तेमाल होंगी उसकी आप संख्या कम ऑर्डर करोगे, राइट।
तो इसी को जब हम काम करते हैं तो हमने क्या किया कि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखा और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, हमको लगा कि ये हमारी सबसे ज़्यादा प्रोबेबल वैल्यू है जिसकी खपत सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो आप उस साइज़ की टी शर्ट को मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स में ऑर्डर करोगे, राइट? उनकी संख्या सारे टी शर्ट के साइज़ से ज़्यादा होगी। तो यह जो वैल्यू हमारी आई है ना, अब आपके पास देखिए दो वैल्यूज़ हैं, एक तो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई और उसके अकॉर्डिंग उस टी शर्ट का साइज़ आ गया। तो वह टी शर्ट का साइज़ जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, उस टी शर्ट के साइज़ को हम कहेंगे कि ये हमारी मोड वैल्यू है, राइट? तो हमने, अगर हम आपकी सांख्यिकी भाषा की बात करें तो आपने क्या किया, आपने एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर ली, वहाँ पर आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज आ गई और उन एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज में से आपने देख लिया कि किस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू है, कैसे वेरिएबल की वैल्यू का मतलब स्मॉल साइज़, लार्ज साइज़, मीडियम साइज़, एक्सेल साइज़ इत्यादि, आपने उस वैल्यू को बोल दिया कि ये हमारा मोड वैल्यू है और ये हमारे डेटा की मोडल वैल्यू है। मोड या मोडल वैल्यू, आप कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यह हमको उस डेटा के बारे में कि किस जगह पर किस वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके बारे में आपको आइडिया देगी। तो यह भी तो एक प्रकार का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हुआ, राइट? इसको हम बोलते हैं मोड। हम इसका एक और आपको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने अगर देखा कि आप कि जिस हॉस्टल में रहते हो या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे माने कि एक कोई कैंटीन है और कैंटीन वाला आपसे पूछता है कि मुझे आप ये बताइए कि हम अपने कैंटीन में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि रखना चाहते हैं, तो हम उनका रोज़ कितना कितना ऑर्डर करें सो दैट कि कोई भी हमारा स्टूडेंट अगर हमारी कैंटीन में आता है तो उसको कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ ना अवेलेबल हो। तो आप क्या करेंगे, आप देखो कि क्या आपका जाड़े का समय है और या ठंड का समय है या गर्मी का समय है। क्यों? क्योंकि जाड़े और गर्मी के हिसाब से लोगों का जो ड्रिंक लेने की चॉइस है वो भी बदल जाती है। जाड़े में लोग चाय कॉफ़ी पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जब हमारी गर्मी के दिन होते हैं तो लोग जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, ठंडी ड्रिंक्स हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपने ये देखा कि आपके हॉस्टल में से आपने लोगों से पूछा कि भाई आपको क्या क्या आपकी चॉइस होगी और जिस ड्रिंक की चॉइस आपकी मैक्सिमम आएगी आप उसको बता दोगे अपने कैंटीन वाले को कि आप इस ड्रिंक को आप सबसे ज़्यादा मंगाइएगा और अंदाज़न आप इतनी क्वांटिटी मंगा लीजिए। और उसके बाद ऐसा भी नहीं होगा कि कोई गर्मी के दिनों में चाय कॉफ़ी नहीं पीता है, तो उसकी भी संख्या आप उसको बता सकते हो जिस तरीके से लोगों ने अपनी चॉइस आपको बताई है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने डेटा तैयार किया जहाँ पे आपने स्टूडेंट की चॉइस पूछी और जो भी उनकी चॉइस आई उसकी आपने फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर ली और अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल में जो भी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उसके करस्पॉन्डिंग आपने जो भी x की वैल्यू है उसको आपने निकाल लिया। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं मोड। तो मोड हमारी वह वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। चाहे आप एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की बात करें, चाहे आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें, आपको आंसर एक ही मिलने वाला है। ओके, तो हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत सी सिचुएशन में लोग सिंगल मोड या डबल मोड या बाई मॉडल या दो से ज़्यादा मोड्स की बात भी करते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, जो उसमें से एक वैल्यू और जो दूसरी वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कि अगर हम कहें कि एक आई वैल्यू आई है सपोज़ 100 और अगली आई है 95, तो आपको जो लोगों की चॉइस होती है वो कोई 100% तो नहीं आई है। वो तो जब इंसान कैंटीन में आएगा या वो जब आपका पार्टिसिपेंट आपके फंक्शन में पार्टिसिपेट करने आएगा तभी आपको पता चलेगा। तो उस केस में हम कह देते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बाई मॉडल है। और अगर आपको एक ही फ्रीक्वेंसी कर्व मिलता है जहाँ पर खाली एक ही मोड है, एक ही पीक पॉइंट है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा यूनी मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है।
राइट। अब हम जब अपने मोड की बात करते हैं तो यह डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास जो हमारा डेटा आया है वो हमारा ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा है, उसकी बेसिस पर हम अपने मोड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बस मैं आपको यहाँ पर एक बात से पहले आगाह करना चाहूँगा, उसके बारे में मैं आपको अपने लेक्चर के दौरान भी बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे आपने देखा था कि जब आप इस तरह के जो हमारे स्टैटिस्टिकल मेजर हैं, जब आप उनको आर में निकालने की कोशिश करते हो तो आपने देखा कि जैसे जब आपको अर्थमेटिक में निकालना था तो उसका फंक्शन का नाम बहुत आसान सा हो गया मीन, और जब आपको मीडियन निकालना था तो उस फंक्शन का नाम हो गया मीडियन, राइट। उसी तरह से जब आपको क्वांटाइल निकालने थे तो उसका भी नाम क्वांटाइल हो गया। तो उसी तरीके से आप अगर मोड कमांड लेंगे, MODE मोड, तो ये भी आर में काम करेगा, लेकिन एक अंतर है। जब आप मोड कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको डेटा की मॉडल वैल्यू नहीं देगा, वह आपको उस डेटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एक इंटरवल के फॉर्म में दे देगा, राइट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि आप अपने इंट्यूशन की बेसिस पर अगर आप ये मान लेते हो कि मोड निकालने का कमांड मोड होता है तो यस, आप अगर मोड को एग्जीक्यूट करोगे वो आपको कुछ आउटकम भी देगा, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको उसका इंटरप्रिटेशन करते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। यह मोड मॉडल वैल्यू नहीं है, ये खाली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो उस डेटा के अंदर एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आर में मोड निकालने का कोई डायरेक्ट ऐसा फंक्शन कमांड नहीं है, लेकिन आप अगर इसको निकालना चाहें तो इतना कठिन काम भी नहीं है। और देखिए, यहीं पर मैं बात करता हूं कि अगर आपको बेसिक डेफिनेशन और बेसिक फंडामेंटल्स अगर क्लियर हैं तो आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको अभी लेक्चर अपना शुरुआत करने के पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अगर अपना मोड कैसे निकालना चाहेंगे तो बेसिकली आपके क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करनी है, वो जो करना आपको आता है, टेबल कमांड होता है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल भी आपने ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों में आपने निकालना सीख लिया है। तो अगर आपका अनग्रुप डेटा आता है तो उसमें से जो भी वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी x1 x2 x करके, और जो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होंगी, आप उसको तैयार कर लोगे। अब आर को खाली इतना ही आपको कमांड देना है कि उन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को वो उस फ्रीक्वेंसी टेबल से बाहर निकाल ले और यह देख ले कि कहाँ पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी आपको आर का कमांड पता है, MAX, राइट। उसी तरीके से आप अगर ग्रुप डेटा की बात भी करते हैं तो आपको याद होगा कि ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने एक अलग तरीके से निकाली थी, जहां मैंने कट कमांड का उपयोग किया था। अपने क्लास इंटरवल्स मैंने मैनुअली तैयार किए थे और उसके बाद मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली थी। अब जब आपके हाथ में फ्रीक्वेंसी आ गई तो आपको यही वाला ऑपरेशन फिर से करना होगा कि आपको उस फ्रीक्वेंसी में का जो डेटा वेक्टर आएगा, उस डेटा वेक्टर से जो मैक्सिमम वैल्यू उसको कैसे निकाला जाए। अब ये बातें मैं आपको यहाँ पर इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि अब आपने इतने सारे लेक्चर अटेंड कर लिए हैं तो आपको पता है कि अगर हमको आर में हम अगर कुछ नहीं करने का हमारा कोई ऐसा डायरेक्ट कमांड नहीं होता है तो भी हम उस कमांड को लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये होगा, चूंकि मैं आपको बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आपको ये सारे के सारे स्टेप्स एक एक करके समझाऊंगा, लेकिन आप इसको अगर एक ऑटोमेटेड वे में आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसमें कोई भी इसका एक फंक्शन लिख सकते हैं जो मैं आपको स्टेप 1 बाई 1 करके बताऊंगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आप उसको एक ही फंक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए तो आपको उस डेटा का, चाहे वो ग्रुप्ड हो चाहे वो अनग्रुप्ड हो, आपको उसकी मॉडल वैल्यू, राइट। तो इसलिए मैंने आपको लेक्चर को आरंभ करने के पहले मोड के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि हमारे आर में मॉडल वैल्यू को निकालने का कोई डायरेक्ट कमांड नहीं होता है और उसके लिए आपको अपने कुछ स्टेप्स को अपने लॉजिक की बेसिस पर लिखना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि जो लॉजिक मैंने लिया हुआ है और जो आप कोई लॉजिक अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों का जो मेथोडोलॉजी है वो भी अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो उत्तर है वह हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ही आना चाहिए कि वो हमारी वेरिएबल की वह वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो ये बात आपको याद रखना है पूरे लेक्चर में कि ये लेक्चर हमारा थोड़ा सा अलग होने वाला है, जहाँ पर हम आपको कोई मीन, मीडियन जैसा कोई डायरेक्ट कमांड
नहीं देने वाले हैं। और एक चीज़ और भी होती है, अगर आपके पास कोई बहुत अगर कॉम्प्लिकेटेड डेटा अगर आता है जहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मिलियन और बिलियन वैल्यूज़ हैं, तो उसमें शायद इन फंक्शन को लगाना थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि आर की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो उसमें से कोई इशू नहीं है, आपको जो भी आपके ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स होते हैं आप उनको लगा दीजिए। आपको फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना तो बहुत ही आसानी से आ गया है। आपको खाली उस फ्रीक्वेंसी कर्व में किस जगह पर हमारा मैक्सिमम आ रहा है वही तो आपको निकालना है। तो अगर जिन लोगों को न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में पता होता है तो वो लोग क्या करेंगे, अपने उस जो भी फ्रीक्वेंसी कर्व में से जहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पर उसकी वैल्यू निकालेंगे और जो भी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग वो एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, हमारे वेरिएबल की क्या वैल्यू आ रही है, उसको वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। राइट, चलिए अब हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करने के पहले हम आपको ये भी बता दें कि इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। तो जैसा मैं आपको हर बार बताता हूँ, इस लेक्चर की स्लाइड भी मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी है और वहाँ पर मैंने अपना एक लिंक बना दिया है आपके लिए, स्वयं प्रभा। आप उसके अंदर जब जाएंगे तो आपके कोर्स के अंदर आपको इस लेक्चर की और साथ में बाकी सारे लेक्चर्स की जो स्लाइड्स हैं वो PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। राइट, तो अब हमारे होम पेज का एड्रेस क्या है। हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब होता है स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ से भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और QR कोड को स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में किसी भी फ्रीली अवेलेबल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इस QR कोड को आप स्कैन करोगे तो यह आपको डायरेक्ट इसी होम पेज पर ले आएगा और यहाँ से आप अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ तक होम पेज तक पहुँचने में फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कोई भी इंटरनेट के सर्च इंजन में चले जाइए और वहाँ पर जाने के बाद में आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए SHALABH और साथ में आप हमारे संस्थान का नाम टाइप कर दीजिए IIT कानपुर, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी हमारा होम पेज है वहाँ पर मिल जाएगा। और इस होम पेज के अंदर आकर के स्वयं प्रभा लिंक के अंदर आपको इस कोर्स की और इस लेक्चर की भी PDF फॉर्मेट में स्लाइड्स मिल जाएंगी। राइट, तो चलिए अब हम देखिए बात करते हैं अपने मोड के बारे में। राइट, तो सबसे पहले तो हम आपको एक हम आपको ग्राफिक करके आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आपका मोड किस तरीके का हो सकता है। अब आपको देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल का पता है, आपको फ्रीक्वेंसी कर्व का पता है और आपको ये भी पता है कि अगर आपको कोई डेटा दिया हुआ है तो डेंसिटी प्लॉट के फंक्शन का यूज़ करते हुए आप कोई भी आप अपना उसका फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट कर सकते हैं। राइट, तो अगर हम मान लीजिए ये कोई हमारा एक फ्रीक्वेंसी कर्व है। राइट, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सपोज़ कि आपका जो वेरिएबल है मैंने ले लिया x, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है और y एक्सिस पर आपको जो भी आपको इस x के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती उसकी वैल्यू दी हुई है। राइट, अगर आपका ये ग्रुप डेटा है तो आप इसको यहाँ पर ऐसे करके आपकी हिस्टोग्राम टाइप का बार बन जाएगा, आप उसकी बार की वैल्यू को मिला देंगे। और अगर आपका कोई अगर अनग्रुप डेटा अगर है तो आप उसको डायरेक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करके स्मूथ हैंड से आप इस कर्व को प्लॉट भी कर सकते हैं। राइट, या आप आर के अंदर भी प्लॉट कर सकते हैं। तो जब यह आपका कर्व आपके सामने आ गया, आप इसमें बताइए कि इसकी मॉडल वैल्यू कहाँ पे आएगी, आपको कहाँ पे लग रहा है कि इस कर्व की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो आप देखो कि जब आप इस जगह पर जब आप आते हो, जो हमारे कर्व का टॉप है यहाँ पे जब आप आते हो तो आप देखोगे इस जगह पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है यह आपकी मैक्सिमम है, सपोज F मैक्स है। अब इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आप इसमें x पर आप इसकी वैल्यू को देख लीजिए क्या है। ये जो भी देखिए वैल्यू आएगी ये आपकी, इसको हम बोल देंगे ये हमारा x बार मोड है। राइट, और इस वैल्यू को बोल देते हैं ये हमारे डेटा की मॉडल वैल्यू है। राइट, और अगर यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आपका कर्व बढ़ना शुरू होता है और एक ही जगह पर कर्व जा कर के आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे सकता है। एक हमारे पास सिचुएशन इसी तरह की और हो सकती है कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया और ये कुछ इस तरीके का हमको कर्व दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, ऑल्दो यहाँ पर तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम है। राइट,
लेकिन आप अगर देखिए कि यहाँ पे एक और ऐसा हम्प आ रहा है जहाँ पर f की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और जो बाकी हमारी फ्रीक्वेंसी है उनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस केसेस में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 मोड्स हो सकते हैं। ऑल्दो अगर हम लीगली बात करेंगे, अगर हम अपने कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे खाली एक ही आपका मोड होगा जो आपका यहाँ पर होगा, राइट। तो यहाँ पे हम कह देंगे ये हमारा क्या है, एक्स बार मोड। लेकिन हम जब भी हम स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं तो हमारे डेटा के चारों ओर क्या हो रहा है, वो हमारा एक्सपेरिमेंट किन कंडीशंस में लिया गया है, राइट। तो कोई हमसे ऐसे भी आर्ग्यू कर सकता है कि अगर आपने कुछ और डेटा की वैल्यू ली होती अगर, तो शायद जो ये वाली वैल्यू है ये शायद थोड़ा सा और ऊपर आ गई होती, राइट। तो इन सभी जो प्रैक्टिकल बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि चलिए यहाँ पे हम एक और यहाँ पर हम मोड ले सकते हैं। तो इस केसेस में हम कहते हैं कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर ये हमारा बाई मोडल हो गया तो जो पहला वाला हमारा था ये हमारा यूनी मोडल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट। जब हम बात करते हैं, जब हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो अर्थात जो हमारे एक्स की रेंज में जो उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो ये सब बातें आपको प्रैक्टिस में याद आपको ध्यान में रखनी होगी। ऑल्दो यहाँ पर हम एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन लेंगे क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ पे बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ये एज्यूम करेंगे कि जो भी हमारा डेटा है वहाँ पर सिर्फ खाली उसका एक ही मोड है, राइट। हम बाई मॉडल या अगर हमारे कोई डेटा ऐसे जहाँ पे 2 से भी ज़्यादा अगर हम मोड कंसिडर करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे खाली यूनी मॉडल केस की बात करेंगे, राइट। अब ऐसी देखिए, हम अगर इसके उदाहरण अगर लें तो जैसा मैंने एक उदाहरण लेकर के आपको बताया, ऐसे ही हम चाहें तो हम अपने उदाहरण ले सकते हैं। कोई भी अगर हमारा एक फलों के जो जूस की दुकान होती है, उसका जो दुकान का मालिक है वो ये जानना चाहता है कि कौन सा जूस लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। कैसे हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के फल होते हैं, उनके अपने अपने जूस होते हैं। तो ये दुकानदार ये जानना चाहता है कि लोगों की चॉइस क्या है और जो लोगों की चॉइस अगर ज़्यादा होगी जिस फल के लिए, उसकी वो क्वांटिटी अपनी दुकान में ज़्यादा रखेगा, राइट। उससे क्या होगा कि उसमें से जो भी कस्टमर आएगा उसको अपनी चॉइस का फल का जूस मिल जाएगा और उससे दुकानदार को प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से आप अगर कोई कपड़े की दुकान में भी जाते हैं तो वहाँ पर आप जो भी अगर दुकान वाला अगर आपसे पूछता है कि उसको अपनी दुकान खोलनी है और वहाँ पर वो शर्ट्स और पैंट्स को वो सेल करना चाहता है, तो आपसे पूछेगा कि हम किस साइज़ की शर्ट्स और किस साइज़ की पैंट हम अपनी दुकान में ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में रखें, राइट। तो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हम मोड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मोड हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एन ऑब्जर्वेशन है जिनको हम इंडिकेट करते हैं x1, x2, xn से, तो जो भी इन एन ऑब्जर्वेशन का जो हमारा मोड होगा ये हमारी x की वह वैल्यू होगी जो हमारी सबसे ज़्यादा बार अकर करने की कोशिश करेगी, अर्थात कि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम होगी। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन का मोड हमारा वही वैल्यू होगी जो उस डेटा सेट में सबसे ज़्यादा बार अकर करती होगी, राइट। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर हम कॉर्लेट करना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मोड हमारे डेटा की वह वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और जो सबसे ज़्यादा बार हमारे डेटा में अकर करती है। जैसे कि अगर मैंने 500 स्टूडेंट का मैंने उनकी टी शर्ट का साइज़ अगर नाप लेने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि जो एक्सेल साइज़ की जो हमारी जो साइज़ है वो हमारा मैक्सिमम टाइम वहाँ पे अकर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेल साइज़ है वो हमारी डेटा की मोड वैल्यू है। अब जैसा देखिए आपको याद होगा मैंने पहले के जो भी हमारे लेक्चर्स है उसमें मैंने आपको मीन और मीडियन के बारे में बताया था कि अगर हमारे डेटा में कोई भी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आ जाता है तो उसमें से मीन और मीडियन पर क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। अगर हम कहें कि अगर हमारे पास कोई 3 वैल्यूज़ आ गई 10, 11 और 12, इसका अगर हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे और हमारा जो भी इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। और इसी में कोई हमारी अगर एक और वैल्यू आ जाती है 10, 11 प्लस 12 और एक वैल्यू आ जाती है 1000 और इसको अगर हम 4 से अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो भी अर्थमेटिक मीन है, से अर्थमेटिक मीन 1 और अर्थमेटिक मीन 2, इन दोनों की वैल्यू में बहुत
अंतर आ जाएगा। तो जो आपकी ये वाली वैल्यू है 1000 वैल्यू, ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, अर्थात ये बाकी डेटा जो हमारा है उससे ये बहुत ही अलग है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, जब भी कभी एक्सट्रीम वैल्यू आती है तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। वही अगर हम मान ली कि अगर हम मीडियन की बात करते हैं, तो जब अगर हम खाली हमारे पास दो डेटा सेट हैं, एक में वैल्यू हमारी है 10, 11, 12, तो इस केस में आपकी मीडियन क्या आएगी? सपोज मीडियन 1 कितनी आ गई? आपकी 11 आ गई। और अगर आपके पास मान लीजिए 10, 11, 12 और 1000 वैल्यू आ गई, तो उसमें से क्या हो जाएगा? तो आपकी इसकी अगर आप मीडियन 2 निकालना चाहेंगे तो वह भी आपकी 11 और 12 के बीच में कहीं पर लाई करेगी, राइट। और हो सकता है कि ये भी 11 पॉइंट समथिंग आ जाए। तो देखिए, मीडियन की वैल्यू में मे बी थोड़ा सा एक एक्सट्रीम वैल्यू का असर आएगा, लेकिन वो असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए कोई अगर डेटा ऐसा जहाँ पर आप मोड निकालना चाहते हैं, तो अगर हम एक डेटा ले लें, जैसे हमारे पास 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, कुछ इस तरीके का अगर हमारे पास डेटा है, तो आप देख सकते हो कि 10 की वैल्यू यहाँ पे 3 बार आई है, राइट। 11 की वैल्यू सिर्फ 1 ही बार आई है, 12 की वैल्यू आपकी 6 बार आई है और 13 की वैल्यू सिर्फ 2 बार आई है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 12 वैल्यू है ये आपकी मैक्सिमम टाइम्स आ रही है, तो आपका यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा? 12। और इसी में आप अगर मान लीजिए आप अगर यहाँ पे 1000 एक वैल्यू को ऐड कर देते हो, तो अब आपकी 1000 वैल्यू आपकी कितनी बार यहाँ पे अकर कर रही है? सिर्फ एक ही बार। तो इस केस में भी आपका जो अगर हम कह दें हमारी मोड की जो दूसरी वैल्यू आएगी मोड 2, और अगर हम कह दें कि पहले वाले हमारे मोड की वैल्यू थी मोड 1, तो ये वैल्यू हमारी 12 के बराबर ही आएगी, जब तक कि कुछ ऐसा ना हो कि आपके डेटा में जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनकी संख्या 6 से भी ज़्यादा ना हो जाए, राइट। तो यूजुअली आप अगर देखेंगे, और ऐसा होने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि अगर किसी डेटा में अगर एक्सट्रीम वैल्यू इतनी ज़्यादा आ रही हैं, तो हम आगे आपको दिखाएंगे कि इस डेटा का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उस केस में जो आपको ये जो स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं, मीन, मीडियन, मोड इत्यादि, इनको आपको बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम अवॉइड कर रहे हैं जो हमारी बहुत ही एक अलग तरीके की कंडीशन होती हैं, और हम यहाँ पे उन्हीं कंडीशन की बात कर रहे हैं जो हमारी एक नॉर्मल कंडीशंस में जैसा होता है, राइट। तो आप अगर देखोगे कि ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं एक जनरल वे में कि मोड जो हमारा है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। और जो भी हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जहाँ पर हमारा खाली एक ही मोड होता है, उनको हम बोलते हैं यूनिमोडल। और अगर हमारे पास अगर 2 मोड होते हैं तो हम बोलते हैं उनको बाई मॉडल, और अगर 2 से भी ज़्यादा होते हैं तो उसको हम कह देते हैं मल्टी मॉडल। अर्थात कि 2 से भी ज़्यादा है, वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हम खाली यूनी मॉडल की बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मुझको अपना मोड वैल्यू निकालनी है, मॉडल वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास 2 तरह के डेटा सेट हो सकते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। तो पहले हम चलिए अनग्रुप्ड डेटा सेट की बात करते हैं। यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि हमारा डेटा सेट एक डिस्क्रीट वेरिएबल पर लिया गया है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होगा, अगर हम कह दें कि अगर हमारे पास, जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया, हमारे पास वैल्यू आ रही है 10, 10, 10, 3 बार आई, 11, 11, 11, 11, 11 आपकी 4 बार आई, आपकी 12, 12, 12, 12, 12, 12 आपकी 6 बार आ गई, 13, 13, 13 आपकी 3 बार आ गई। तो अब अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जो हमारी वैल्यू है 10, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 3, जो हमारी वैल्यू है 11, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, और जो हमारी वैल्यू है 12, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई, और 13 की वैल्यू 1, 2, 3 हो गई। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि इसमें से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है 6। तो अर्थात जब हमारा कोई अनग्रुप डेटा होता है तो उस केस में किसी वेरिएबल का जो मोड होता है वह वैल्यू है जो किसके करस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, राइट। और ऑब्वियसली जब आपको मैंने पहले कह चुका कि ये वाला जो हमारी डेफिनेशन है ये हमारी यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। हाँ, अगर हम बाई मॉडल की भी बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे एक और वैल्यू ले लें 14, 14, 14, 14, 14, 14, इसको भी हम अगर हम 6 वैल्यू के लेते हैं, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 6 है, तो आप देख सकते हैं कि 6 और 6 2 आपके यहाँ पे मॉडल वैल्यू आ गई,
राइट तो अनग्रुप्ड डेटा में जो भी हमारी x की वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसको हम बोल देंगे ये हमारी मॉडल वैल्यू है। अब देखिए अगर आपको जैसा मैंने बताया कि अगर मैं इसको r में निकालने की कोशिश करूंगा और अगर मैं कमांड यूज़ करूंगा मोड, तो यह आपको जो है एक आपके डेटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एक इंटरवल के फॉर्म में आपको पकड़ा देगा। आपको बस यहाँ पे दो वैल्यूज़ लिख करके आएंगी, जो आपकी पहली वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अब इस कंडीशन में ये है कि हमको अपना कुछ एक लॉजिक यूज़ करके इस मोड को निकालने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम आपको यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 करके हम बताने की कोशिश करते हैं और ये सारे के सारे देखिए कमांड आपने पहले से समझ के रखे हुए हैं, खाली आपको उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो अगर हम मान लीजिए कोई भी अगर हम अपना एक डेटा सेट लेते हैं तो डेटा सेट को लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम उसका सी कमांड यूज़ करते हुए कोई भी डेटा वेक्टर ले लें या हम उसको मैट्रिक्स ले लें। लेकिन हम जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा डेटा वेक्टर है ये हमारा हरदम वेक्टर या मैट्रिक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो हो सकता है कोई ऐसा हमारा डेटा हो जो इस फॉर्म में ना हो, तो उसके लिए हम एक कमांड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एज डॉट वेक्टर। तो यह क्या करेगा कि जो भी हमारा डेटा है उसको वो कन्वर्ट करके एक डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में वो फिर लिख देगा, जिसके ऊपर हम अपना जो भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन है हम उनको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको देखिए पता है कि सबसे पहले आपका काम क्या है, जो भी अपने आपका डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पता है कि आपको कौन सा कमांड इस्तेमाल करना है, टेबल, TABLE। तो हमने क्या किया कि जो भी हमारा डेटा दिया हुआ है उस पर मैंने टेबल कमांड को लगा करके मैंने इसमें से इसकी टेबल तैयार कर ली। अब हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको ये डेटा वेक्टर अगर शुरू से ही डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में दिया हुआ है जो हमारा R का होता है, तो फिर आपको एज डॉट वेक्टर को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये होता है टू बी ऑन सेफ साइड, क्योंकि आप जब काम करते हो तो आपके पास बहुत सारे डेटा सेट आएंगे और आपको नहीं पता है कि जिस फॉर्मेट में डेटा सेट आपको सप्लाई हो रहा है वह किस फॉर्मेट में है। तो पहला ऑप्शन है कि आप हर एक डेटा सेट में जाइए, आप उसको क्रॉस चेक करिए, फिर आप आगे आइए। या उससे एक इंटेलिजेंट ऑप्शन ये है कि जो भी डेटा सेट आ रहा है आप उसको एज डॉट वेक्टर से कन्वर्ट कर लीजिए। अगर वो पहले से डेटा वेक्टर के फॉर्म में है तो भी कोई समस्या नहीं आएगी, और अगर वो नहीं है तो वह कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको फिर क्या पता है कि जो भी आपका ये मोड टैब जो आपने यहाँ पे इसकी टेबल को स्टोर किया है, इसके अंदर जो उसकी प्रथम रो होगी वो उसमें से आपको यूनिक वैल्यूज़ ऑफ डेटा को सॉर्टेड आउटर में दे देगी, और दूसरी लाइन पर उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। राइट, तो अब हम देखते हैं कि हम इसमें से कैसे काम करते हैं। और इनफैक्ट जब आप ये करोगे अपने इसमें मोड टैब में, तो आप देखोगे कि ये भी आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ गया है। आप इसको अभी हम आपको जब एक उदाहरण लेंगे तो आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी आप इसका जो मेथडोलॉजी है आप उसको समझने की कोशिश करिए। राइट, अब हम क्या करेंगे कि दूसरी रो में जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हम उस रो से जो अपना डेटा आया है फ्रीक्वेंसी का, वहाँ पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। राइट, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको एक यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर निकालना पड़ेगा, और आपको ये बताना पड़ेगा जो आपका मोड टैब का डेटा जो आपका देखिए यहाँ से आया है, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और आप ये इसमें से जो भी इसकी वैल्यू है वही आप उसको नाम दे दोगे मोड टैब। तो ये क्या करेगी, उस डेटा वेक्टर में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको वो निकाल देगी और उसको एक फिर से उसको रीनेम कर देगी मोड टैब तरीके से। और यहाँ पे अगर आप कोई और वेरिएबल देंगे तो उसमें से आपको आगे समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी वो मैं आपको अभी अगले स्टेप पर बताऊंगा। अब हमसे ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्यों इन्हीं दोनों वेरिएबल का नाम हम सेम कर रहे हैं, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। राइट, तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको और एक लाइन प्रोग्राम की लिखना पड़ेगा। तो अभी हम जो हमारी और आपका जो जीवन है मैं उसको आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से ये ऑपरेशन करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा, जो आपने मोड टैब जो ऊपर वाले पहले स्टेप पर जो आपने आउटकम लिया था उससे आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अब लेकिन ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है ये आपकी काहे की है, ये तो फ्रीक्वेंसी की है ना। अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चाहिए। राइट, तो ऑब्वियसली हमको तो
उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है वो निकालनी है। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, आपने पढ़ा होगा अपने डेटा फ्रेम में, डेटा वेक्टर में, कि हमारे पास कमांड होता है नेम्स, NAMES, राइट। तो अब हम इसी नेम वेक्टर को हम इस मोड टैब पर लगा देंगे। तो देखिए इन सारे कमांड को मैंने एक ही लाइन में यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन मैंने आपको इसका अर्थ समझा दिया है, तो आपको इसको एग्जीक्यूट करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ये कमांड जब आपको फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे आप इसको, तो यह आपको आपके डेटा में जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू आ रही है, पहले उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेगा और उसके बाद में जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको निकालेगा, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद में जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की क्या वैल्यू है यह आपको बता देगा, राइट। तो चलिए अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और यहाँ पे हम आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं पहले, फिर हम आर में करके दिखाएंगे। तो देखिए एक मैंने ये डेटा सेट ले लिया है और ये मैंने डेटा सेट आर्टिफिशियली लिया है जिससे कि मैं आपको उसको समझा सकूं। अब जरा सा देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू लिखी हुई है। आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए 10 की वैल्यू कितनी बार लिखी है, 4 टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4। 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 टाइम, तो 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3, 4, 5, 6, ये सब देखिए एक एक बार लिखे हुए हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1, 1, 1, 1। ओके, तो अब आप ये बताइए कि इस डेटा की मॉडल वैल्यू क्या होगी। देखिए आपको यहाँ से देखिए पता चल गया इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो इसकी जो भी मॉडल वैल्यू आपकी हो गई कितनी हो गई 10, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कितनी है 4, राइट। अब इसी काम को जरा सा हम देखिए आर में करने की कोशिश करते हैं और आपको हम ये दिखाते हैं कि क्या आपको यही आउटकम आर से मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपने ले लिया यहाँ पे मोड टैब इज इक्वल टू टेबल, और आपने अपना जो भी डेटा है उसकी आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली टेबल कमांड को इस्तेमाल करते हुए, और ये आपका डेटा पहले से डेटा वेक्टर के फॉर्म में था तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। आप अगर यहाँ पे सिंपली डेटा भी लिखेंगे एज डॉट वेक्टर को नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एनीवे मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया है। तो अब ये देखिए ये आपका ऐसा कुछ आउटकम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है 2, 3, 4, 5, 6, 10, ये क्या है, ये इस डेटा वेक्टर में जो भी आपकी वैल्यूज़ थी इसने उनको सॉर्टिंग कर दिया, इसने इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है, राइट। और उसके बाद में देखिए इसने इस वैल्यू के नीचे आपको जो भी इनकी फ्रीक्वेंसी आ रही है ये दे दिया है। तो ये तो आपका, तो ये जो वेक्टर है ये आपका एफ वेक्टर हो गया, फ्रीक्वेंसी वेक्टर हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको यह सबसे पहले आप इस फ्रीक्वेंसी वेक्टर को बाहर निकालेंगे और इसमें से आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये डेटा वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा और आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी 4 आ जाएगी, और जो आपका नाम था मोड टैब किसके अंदर आपकी ये 2, 1, 1, 1, 1, 4 वैल्यूज़ आ रही थी, ये वैल्यू यहाँ से हट जाएंगी और उसकी जगह आ जाएगा मोड टैब इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखिए आपका क्या उत्तर आ गया, मोड टैब इज इक्वल टू 4। चलिए अब हम अपने कलम का रंग बदलते हैं सो दैट कि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमको इसके करस्पॉन्डिंग हमारी यहाँ पे जो डेटा वेक्टर में वैल्यूज़ थी वह कौन सी वैल्यूज़ है वो निकालना है, अर्थात मुझे 10 वैल्यू को निकालना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया नेम्स और ब्रैकेट में कर दिया मोड टैब, और मोड टैब हमको कौन सा चाहिए, यह जो मोड टैब आ रहा है इसकी वैल्यू, ये वाला जो मोड टैब हमारा आया है मोड टैब इक्वल टू 4, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे वेरिएबल का क्या नाम है। तो देखिए ये आपको उत्तर कह देगा 10, और ये 10 देखिए यही तो है, और ये 10 यहीं से तो मिल रहा है आपको जो आपने यहाँ पे निकाला था, राइट। तो चलिए अब जरा सा हम इस कमांड को पहले अपने आर कंसोल में करके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस डेटा सेट को यहाँ पे कॉपी कर लिया, देखिए ये, और आप देख लीजिए आपका वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये मोड टैब निकाल लिया। देखिए अब आपका ये मोड टैब आपका क्या आ जाएगा,
ये देखिए आ गया, ये आपकी जो आपका वेरिएबल है डेटा में उसकी यूनिक वैल्यूज़ हैं और नीचे उसकी दूसरी रो में इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। राइट, अब हम चलिए एक काम करते हैं। सबसे पहले जरा सा हम आपको देखिए इसमें से दिखाते हैं कि अगर आप इसमें से मैक्सिमम वैल्यू आप निकालना चाहते हो मोड टैब की, तो क्या आएगी। देखिए 4 आ गई। राइट, अब आपने देखिए क्या किया, मोड टैब इज इक्वल टू आपने कर दिया जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड टैब आई है। तो देखिए इसने क्या कर दिया, ये देखिए इसने कर दिया फॉल्स फॉल्स, अर्थात कि यह वैल्यू आपको आपकी लॉजिकल है जहाँ पे आ रहा है ट्रू, अर्थात कि यह वैल्यू आपकी है 10। तो आपको इस 10 वैल्यू को निकालना है और इसके लिए आपने यहाँ पर आपने ये जो कमांड अपना था नेम्स, आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। राइट, तो चलिए जरा सा पहले हम इसी कमांड को जरा सा यहाँ पर अब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। और इसके पहले भी अगर हम आपको करके दिखा दें, अगर हम मान लीजिए जो आपका ये आउटकम आया है मोड टैब, अगर इसमें से हम इसका नेम्स निकालने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या आएगा। देखिए अगर आप खाली करेंगे तो देखिए आपको ये दे रहा है कि आप ये जो ऊपर का डेटा था आप उसकी वैल्यू निकाल रहे हो। राइट, लेकिन आपको क्या चाहिए, मोड टैब इक्वल टू मैक्सिमम, अर्थात मोड टैब की वो वाली वैल्यू चाहिए जहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। को देखिए अब जब आप करोगे नेम्स मोड टैब और साथ में आप ये लिख दो कौन सा वैल्यू चाहिए, ये भी तो बताना पड़ेगा आपको। आप करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 10। राइट, तो देखिए इसके बीच के क्या क्या ऑपरेशंस थे मैंने आपको करके दिखा दिए और उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको किसी भी अपने अनग्रुप डेटा में अगर आपको अगर अपना मोड निकालना है तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट भी उसका है जो ऑपरेशन मैंने आपको भी करके दिखाया है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसी काम को अगर हमारे पास कोई डेटा अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो इसमें से आप मोड कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक मैंने यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स ले ली है जहाँ पर हमारे पास डेटा है 1 2 2 3 3 4 5 6 6 करके। देखिए ऐसा डेटा है, ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा मैट्रिक्स। अब इसमें से अगर मुझको अगर इस मैट्रिक्स तरह के डेटा फॉर्मेट से अगर मुझको मोड टैब निकालना अगर है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको इस अपने मैट्रिक्स के डेटा को डेटा वेक्टर के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया टेबल एज वेक्टर डेटा। राइट, तो इससे से क्या हो जाएगा कि जो आपका मैट्रिक्स का डेटा है वह आपका डेटा वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसका टेबल निकाल दीजिए, आप इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना दीजिए। तो अब आप देखोगे यहाँ पे देखिए आपकी किस तरह कितनी वैल्यूज़ आई हैं 1 2 3 4 5 और 6। और तो इसने देखिए 1 2 3 4 5 6 इसने आपको यहाँ पर लिख करके दिया। और यह वैल्यू कितनी बार आ रही है, देखिए 1 आपका एक बार आ रहा है, 2 आपका कितनी बार आ रहा है 1 2, और 3 आपके कितनी बार आ रहा है 1 2, 4 कितनी बार आ रहा है 1, 5 कितनी बार आ रहा है 1, 6 कितनी बार आ रहा है 6। राइट, तो इसने आपको देखिए यहाँ पर 1 2 2 ये जो वैल्यूज़ आपकी फ्रीक्वेंसी आई ये आपको निकाल करके दे दी। अब देखिए यहाँ पर आप अगर इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं जहाँ पे वैल्यूज़ 3 3 दी हुई हैं, 2 2 दी हुई हैं, मतलब कि 2 वैल्यू 3 जगह पे आ रही है। अर्थात इसमें इसकी जो मॉडल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती हैं, इस 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला 2 हो सकती है, इस 2 के करस्पॉन्डिंग ये 3 हो सकता है और इस 2 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू 6 हो सकती है। राइट, अब आप देखिए जब आप यहाँ पे उसी कमांड को करोगे तो देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे 2 3 6। और तो आपने क्या किया, इसी में से आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली है और जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई है उसको अपने मोड टैब में स्टोर कर दिया है और उसमें से आपने उसका नेम ऑपरेशन लगा दिया तो आपको ये 2 3 6 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। राइट, तो चलिए जरा सा हम इस कमांड को भी जरा सा आर कंसोल में आपको करके हम दिखा देते हैं। तो आपकी चलिए इसको मैंने इस डेटा को देखिए यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो देखिए आपका डेटा क्या आ गया, ऐसा आ गया। अब अगर देखिए यहाँ पर मैं आपको दोनों काम करके दिखाता हूँ। अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आप टेबल डेटा को करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ये देखिए ये आपको कुछ ऐसा करके भी कह रहा ही है। राइट, लेकिन ये बेटर है कि इस केस में जैसे जो फॉर्मेट है इसको तो उसने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं कि ये हर बार करेगा, इसलिए हम सेफ साइड चलेंगे और इसी चीज़ को हम अपने एज वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए हम निकाल लेंगे। राइट, तो देखिए मोड टैब की वैल्यू क्या आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई। मैं मानता हूँ कि ये इस वाले केस में दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर जो भी हमारा
प्रेफरेबल तरीका होता है, हम उसमें से डेटा वेक्टर के फॉर्म में या हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई और फॉर्मेट आएगा तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आपने इसको एज डॉट वेक्टर इस्तेमाल कर लिया। अब आप जब इसमें से आप इसका नाम निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसने आपको ये जो ऊपर वैल्यूज़ आई थी 122 112 इसके करस्पॉन्डिंग जो 236 वैल्यूज़ आई थी, कौन कौन सी 2 3 और ये वाली 6, ये वैल्यूज़ निकाल दी। और देखिए ये आपका एक मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन था आपका ये, राइट। और देखिए ये आपका इसी चीज़ का जो आपने यहाँ पर किया है, ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया। ओके, अब हम आपको यहाँ पर ज़रा सा एक बात बताना चाहेंगे जिसमें आपको बहुत ही सावधान रहना है कि आर के अंदर भी हमारा एक बिल्ट इन कमांड होता है मोड। लेकिन जब आप मोड की बात आप करना चाहेंगे तो ये आपको कुछ और कहता है, यह आपको जो उस वेरिएबल का मोड है उसके बारे में बताता है। जैसे कि वेरिएबल का मोड हमारा न्यूमेरिक है कि वो कैरेक्टर है इत्यादि। तो इसमें से आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतनी पड़ेगी। और मैं आपको देखिए करके दिखा भी देता हूँ कि जब आप कभी ऐसा मत समझिएगा कि जैसे कि मीन से मीन निकल आता है, मीडियन से मीडियन निकल आता है और मोड से मोड निकल आता है, उसी तरीके से आपका यहाँ पे मोड से आपका ये जो मॉडल वैल्यू निकलेगी। जैसे अगर हम एक ये डेटा ले लें, मान लीजिए जो आपने पहले भी लिया है डेटा, और इसका देखिए आप अगर यहाँ पे निकालने की कोशिश करिए मोड ऑफ डेटा, तो देखिए आपका आ गया न्यूमेरिक, राइट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ओके, अब हम जरा सा अपने कंटिन्यूस वेरिएबल के केस में मोड को कैसे निकालेंगे उसको निकालते हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान बात है। अब आपको ये समझ में आ गया। आपको अपनी सिर्फ खाली जो अपनी एक जो भी आपका डेटा आया है वहाँ से आपको उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल निकालनी है, और उस फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको देखना है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल रही है, राइट, या अगर आप कहें कि ये जो आपने टोटल ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया था इसके करस्पॉन्डिंग जिस जगह पर आपकी ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पर x की वैल्यू होगी ये आपकी मॉडल वैल्यू होगी। ये इसकी छोटी सी परिभाषा है। और अगर आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर आपने ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हो ऐसे आप हिस्टोग्राम को के जो मिड पॉइंट्स हैं आप इनको ज्वाइन करके तो बनाते हो ऐसे करके। तो अगर हम इस हिस्टोग्राम में जो हमारी नंबर ऑफ बार्स हैं इनको अगर हम इनफाइनाइटली टाइम्स मैनी का बहुत ज़्यादा संख्या कर दें तो इन बार की विड्थ आपकी बहुत कम हो जाएगी और फिर आपको ये फ्रीक्वेंसी कर्व मिल जाएगा। और इस फ्रीक्वेंसी कर्व में जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस जगह पर होगी उसको हम बोलेंगे कि ये आपका मॉडल वैल्यू है, राइट। अब देखिए अगर आपको अपने कंटिन्यूस डेटा में अगर आपको मॉडल वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने डेटा को ग्रुप करना है फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में। तो अगर हमारे पास मान लीजिए E1 to E2 E2 to E3 इत्यादि हमारे पास यहाँ पर के क्लास इंटरवल्स थे, तो मैंने क्या किया, इन क्लास इंटरवल्स को लिख करके अगले कॉलम में जो उनकी मिड वैल्यू है उसको निकाल लिया। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने E1 से E2 वाला जो क्लास इंटरवल में E1 प्लस E2 करके उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे जो भी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी थी वो आपने निकाल ली, वो आपकी हो गई F1। उसी तरीके से आपने हर एक क्लास के मिड वैल्यूज़ निकाल ली M1 M2 MK, और उसके करस्पॉन्डिंग आपने जो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है F1 F2 FK ये आपने निकाल लिया। तो ऑब्वियसली जो भी आप यहाँ पे कह रहे हो कि जो भी आपकी टोटल वैल्यू फ्रीक्वेंसी की आई है वो आपकी n के बराबर है। अब इसमें से आपको क्या होगा, आपको यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जो भी फ्रीक्वेंसी की होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपको यहाँ पे मिड वैल्यू मिल जाएगी, मिड पॉइंट मिल जाएगा, वह आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देगा। और वह जो इसके और इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पर क्लास होगा वह उसको हम कहते हैं मॉडल क्लास, अर्थात वह क्लास जिसके अंदर हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाई करती है। तो अब अगर मुझको ग्रुप डेटा का अगर मुझको अपना अगर मोड निकालना है तो उसके लिए हमारा देखिए फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, राइट। हम इसका आपको आर कमांड नहीं लिख करके दिखाएंगे, इसको लिखना बहुत आसान काम है। आपको छोटा सा एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। और प्रैक्टिस में आप अगर देखोगे, अगर आपका कोई ग्रुप डेटा भी है उसको अगर आप उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया है वहाँ से भी निकालोगे, और अगर डेटा का साइज़ बहुत ज़्यादा है और अगर उसमें वेरिएशन कंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको ऑलमोस्ट वही वैल्यू मिल जाती है।
ओके लेकिन इसको बात को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि दोनों को निकालने के हमारे फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो देखिए इसका जो फार्मूला हमारा कैसा है, यहाँ पर लिखा है ई एल। ई एल हमारा क्या है, जो भी हमारा मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है, और F0 क्या है हमारी, F0 हमारी उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, राइट, जो भी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, राइट, ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और जो F-1 और F+1 ये हमारी इस मॉडल क्लास के जो बिल्कुल पहले वाला क्लास है वहाँ की फ्रीक्वेंसी है, और F1 हमारी इस मॉडल क्लास के जो ऊपर फ्रीक्वेंसी वो है। अगर हम लिख दें कि F0 हमारा मॉडल क्लास है तो F-1 और F+1 उसके ऊपर की जो क्लासेस हैं और उसके नीचे की क्लास है उनकी फ्रीक्वेंसी है। और साथ में DL हमारा क्या है, DL हमारा उस मॉडल क्लास की विड्थ है, अर्थात कि जो भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप इस फॉर्मूले में आप अगर इसको रख दोगे तो आपको मोड मिल जाएगा। कैसे कि हम देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लेके आपको दिखाते हैं कि हमारे पास एक 31 दिनों का डेटा है जहाँ पर कोई कस्टमर हमारी दुकान में आता है और उसको अपनी जगह से उस दुकान तक आने में जितना भी समय लगा है अलग अलग दिनों में उसका डेटा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है डेज़ 1 2 3 4 अप टू 11 टू 20 और यहाँ पे 21 टू 31, और उसके करस्पॉन्डिंग जैसे हम कहें कि ये वैल्यू हमारी क्या है, 8वें दिन आने में कस्टमर को 29 मिनट का समय लगा है। जैसे अगर हम और कहें हम 30 डे में उस कस्टमर को आने में 21 दिन का समय लगा है, राइट। अब इसमें से देखिए आपका जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बन जाएगा। मैंने उसमें से क्लास इंटरवल बना लिए 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट, 25 से 30 मिनट, 30 से 35 और 35 से 40 मिनट। और इसके मैंने देखिए यहाँ पे 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2 करके मैंने इसका जो मिड पॉइंट्स भी निकाल लिए, और इसके साथ में मैंने इस डेटा से इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है, ये आपकी आ रही है F3, तो ये आपका क्या हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसको हमने इंडिकेट कर दिया F0 से। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका मॉडल क्लास के आया आपका 25 से 30 आ गया, राइट। अब इस F0 के ऊपर का कौन सा क्लास है, ये वाला क्लास है F2, तो ये आपका क्या हो गया F-1, और इसके आगे का क्लास क्या है F4, तो ये आपका क्या हो गया F+1 और F1, राइट। और जो भी आपका जो मॉडल क्लास कौन सा हो गया 25 से 30 वाला, तो आपकी इसकी मॉडल क्लास की विड्थ कितनी हो गई DL 30 - 25 = 5, राइट। अब ये देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, आप इसको अपने फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो लोअर क्लास की जो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की कितनी आ गई 25, DL कितनी आ गई 5, F0, F-1, F1 मैंने आपको दिखा दिया टेबल में क्या क्या आ रही है, और इन सभी वैल्यूज़ को आप इस फार्मूले में रख देंगे तो आपको देखिए 31.52 के आसपास की वैल्यू मिल जाएगी। अर्थात कि उस इंसान को जो मैक्सिमम टाइम्स करीब 31 से 32 मिनट के आसपास का समय उसको उस दुकान तक आने में लगता था, राइट। तो अब हम यहाँ पे हम रुकते हैं, और इस लेक्चर में मैंने आपको देखिए मोड के बारे में बताया है। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठाने की कोशिश करिए। अब आपके पास मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है, और इन तीनों के साथ में आपके पास पार्टीशन वैल्यूज़ भी हैं। अब आप इनको सबको एक साथ रख कर के ये सोच सकते हैं कि किन कंडीशंस में आपको किस तरीके का जो भी टूल है लगाना चाहिए। जब भी आपके पास डेटा आएगा, डेटा कभी आपको हाथ उठा करके नहीं बताएगा कि मेरे अंदर आप मीन लगाइए, कि मीडियन निकालिए, कि आप मोड लगाइए, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, कुछ उदाहरण लीजिए, उनको अपने हाथ से सॉल्व करिए, और जो मैंने आपके आर के कमांड बताए हैं उनको इस्तेमाल करके निकालने की कोशिश करिए, और देखिए कि क्या दोनों वैल्यू आपस में मैच करती हैं। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई लॉजिक समझ में आता है तो भी बहुत अच्छा है, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं, जब तक कि वो सही लॉजिक है और आपने इसका प्रोग्राम सही तरीके से लिखा हुआ है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और अगले लेक्चर पर मिलने में आपको फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।